हम लोग फिजिक्स का क्लास करेंगे। फिजिक्स क्लास में क्या आप लोग का एग्जाम आने वाला है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फिजिक्स क्लास 12। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेंगे। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, और इस आंसर का डिस्कशन करेंगे। उससे आप लोगों को क्या होगा कि आइडिया आ जाएगा आंसर करने का। लगभग हर एक टॉपिक को टच करेंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ये स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर आपको डायरेक्टली भी कोई पूछ देगा अगर आप बोलते हैं कि फिजिक्स पढ़ते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। याद भी रखते हैं 6.25 10 टू द पावर 18। लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करके लाते हैं। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट किया है ऑप्शन में। क्या किया है वो देखिए। चार्ज गिवन है आपका Q इक्वल्स टू 1 कूलम, है ना। फॉर्मूला हम लोग पढ़े Q इक्वल्स टू एनी, Q इक्वल्स टू एनी। तो यहाँ से अगर n लेंगे तो n इक्वल्स टू आ जाएगा Q बाई ई। n इक्वल्स टू Q बाई ई। 1 e का वैल्यू लीजिएगा 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कीजिए आएगा 6.25 10 टू द पावर 18। ये आएगा 10 टू द पावर 18। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कहीं भी 10 टू द पावर 18 नहीं है। ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है, तो लगेगा डायरेक्ट कि नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा क्योंकि 10 टू द पावर 18 कहीं नहीं है। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। एक पॉइंट अगर यहाँ शिफ्ट करिएगा 62.5 कर दीजिएगा इसको, तो 10 टू द पावर 17 आ जाएगा। 62.5 करेंगे अगर तो 10 टू द पावर 17 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका गिवन है 62.5 10 टू द पावर 17। ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 points A and B are located at a distance of 100 centimeter from an electric dipole। दो पॉइंट है A and B, इलेक्ट्रिक डायपोल से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। A is an axial point while B is in perpendicular bisector। A axial में है और B perpendicular bisector में है। The electric field density at A is E। A का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E है। Intensity at B will be, intensity at B will be, B का क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। इस तरह से है, ये आपका है डायपोल। डायपोल आप समझते हैं माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज होता है। इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और ये जो आपका यहाँ पर होगा ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो ए पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई। ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई दे दिया है। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इक्वेटोरियल में क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सियल का हाफ होता है। एक्सियल का हाफ, तो ई है तो ई बाई टू तो हो जाएगा, ई बाई टू आएगा, ई बाई टू हाफ हो गया। बट एक और इसमें है कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का होता है पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट, और इक्वेटोरियल का होता है एंटी पैरेलल, मतलब उल्टा। तो डायरेक्शन उल्टा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ नेगेटिव साइन लगा देना है। जहां भी वेक्टर में डायरेक्शन उल्टा होता है वहां पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे माइनस ई बाई टू। क्लियर है, समझ गए आप लोग। ये माइनस ई बाई टू क्यों होगा, ई बाई टू तो समझ रहे हैं कि हाफ करना है, निगेटिव साइन लगाना है क्योंकि आपका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दीजिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एट व्हाट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। आप लोग को लिखवाए भी हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, तो एंगल तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप जो भी एंगल है वो एंगल होगा नहीं। आंसर है डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। आप लोग पढ़े भी होंगे, हम बताए भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 4। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज। कूलम जो है SI यूनिट होता है, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, और CGS यूनिट जो होता है वो होता है ESU। ESU है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, उस 1 कूलम होता है लगभग 3 × 10 टू द पावर 9। यहाँ ऑप्शन में 2.99 एग्जैक्ट है 10 टू द पावर 9। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 2.99 10 टू द पावर 9 ESU। 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू दिस, इतना ESU होता है। ये यूनिट है आपका चार्ज का। बेसिक ही क्वेश्चन है ये भी। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस 3.2 × 10 टू द माइनस 19 कूलम एंड माइनस 3.2 × 10 टू द माइनस 19 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2.4। ये गिवन है। ठीक है, चार्ज है और डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2AQ। 2A मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को 2A बोलते हैं। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 2.4, ये पूरा का वैल्यू, सिर्फ ये नहीं है, पूरा का वैल्यू गिवन है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। और चार्ज, चार्ज आपका गिवन है, दोनों में से किसी का चार्ज लीजिए, चार्ज तो सेम होता है डायपोल में, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.68 और इंटू 10 टू द पावर -10 और 19 -29 कूलम मीटर ये यूनिट होता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 7.68 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। क्लियर है। छोटा क्वेश्चन जो रहेगा उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहता है, ऑब्जेक्टिव में बड़ा तो देता नहीं है। तो आप लोग फॉर्मूला को याद रखिए और फॉर्मूला को यूज करना सीख लीजिए। फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज्ड, स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज किया जा रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी, चार्ज कंडक्टर, आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, हम भी आप लोग को पढ़ाए हैं कि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। चार्ज कंडक्टर आप कहीं भी चले जाइए अंदर में, कहीं भी कोई भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होगा, 0 होगा। जरूरी नहीं कि सेंटर ही, आप कोई भी पॉइंट पे लीजिएगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो बोल रहा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसका आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 0, कहीं भी 0 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव होता है, दो फोर्स कंजर्वेटिव होता है मेनली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ का मतलब ये है कि अगर आपको चार्ज को यहां से यहां तक ले जाना है तो आप इधर से ले जाइए या इधर से ले जाइए या घुमा फिरा करके ले जाइए, वर्क डन हमेशा सेम होगा, क्योंकि वर्क डन होता है W इक्वल्स टू Q VB माइनस VA। तो आपको पोटेंशियल से मतलब है, बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल से सिर्फ मतलब है। आप ए से बी कैसे गए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल ओनली हम लोग लेंगे, पाथ कैसे जा रहे हैं ए और बी उससे कोई मतलब नहीं है, तो उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। If an electric dipole is kept in a uniform electric field, then the resultant electric force on it is, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, एक डायपोल है उसको आप कहां पे रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। डायपोल कैसा भी ले लीजिए, किसी भी डायरेक्शन से लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -q चार्ज और यहाँ +q चार्ज होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, -q चार्ज +q चार्ज तो है ही, आपको ये करना है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा आगे F इक्वल्स टू QE, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स सेम फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू QE पीछे। तो नेट फोर्स कैंसिल होकर क्या होगा, 0, क्योंकि इस पर लग रहा है QE आगे, इस पर लग रहा है QE माइनस QE बोल सकते हैं पीछे, तो नेट अगर दोनों को ऐड करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज फोर्स 0 होता है, तो ये हो गया ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर दे दिया तब तो कुछ फोर्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का फोर्स कुछ और लगेगा, यहाँ का फोर्स कुछ और लगेगा, तो माइनस करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो वो अलग है। यहाँ बात किया जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज सेम, ये क्वेश्चन जो इसके पहले था उसी टाइप का सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाए अंदर चार्ज कंडक्टर के अंदर तो क्या होता है, 0। वहां पे बोल रहा था सेंटर पे भी 0 होगा, अंदर में कहीं भी लेंगे कंडक्टर है तो अंदर में फील्ड जाता ही नहीं है। आप लोग एक्सप्लेन भी किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को लेकर के, वो लाइटनिंग वाला केस। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरत है, चार्ज कंडक्टर कैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P is placed in an electric field of intensity E, the torque on the dipole is, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बोले आप लोग को फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टॉ इक्वल्स टू, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल्स टू P क्रॉस E, टॉ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया P क्रॉस E। क्लियर है, ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है P क्रॉस E।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी वैल्यू डायरेक्ट आप याद रखिए 8.85 10 टू द पावर -12 यूनिट होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ऑप्शन हो गया सी। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, परमिटिविटी इसको बोलते हैं फ्री स्पेस का, इसको भी आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर को रिप्लेस करके डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जा रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज। देखिए यहाँ भी समझिए, आप लोग दो फॉर्मूला पढ़े होंगे, दो फॉर्मूला आप बताए हैं। एक बताए हैं एफ नॉट, जब आपका एयर है के Q1 Q2 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ये होता है। और अगर मीडियम में आप चले गए तो मीडियम का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू F नॉट बाय K। दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है एयर में वो, और दोनों को जो मीडियम में डाल देंगे वो दोनों डिफरेंस हो जाएगा। कहीं भी आप कोई मीडियम में चले जाएंगे वहां अगर आप फोर्स लगाएंगे फोर्स डिक्रीज करेगा। यहाँ भी होता है कि K टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, तो फॉर्मूला मीडियम का F नॉट बाय K। क्लियर है, ये होता है मतलब डिक्रीजेस K टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है अ डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ डायपोल इज। दो बात याद रखिएगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल के लिए डायपोल पैरेलल होता है और अनस्टेबल के लिए डायपोल एंटी पैरेलल होता है। ये सब चीज आप लोग को बताया गया है ना थ्योरी में, कि डायरेक्ट ये लिखवाया भी हमें कि एंटी पैरेलल टू द फील्ड अनस्टेबल के लिए और पैरेलल टू द फील्ड अनस्टेबल के लिए। तो अनस्टेबल का बात हो रहा है, तो यहाँ पर एंटी पैरेलल टू द फील्ड के एंटी पैरेलल रखेंगे डायपोल को तो अनस्टेबल होगा। उसमें उसके केस में जो डायपोल के पास एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है अनस्टेबल में। क्वेश्चन नंबर 14 में ये व्हेन अ बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अगर एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं देन इट्स मास गेट्स, इसका मास क्या होगा। बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता कैसे पहले ये जान लीजिए। बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन जब दूसरे को देगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इसका मास डिक्रीज तो करेगा ही करेगा। अगर हम अपने से इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो मेरा मास एक इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा। चार्ज हो रहा है बॉडी पॉजिटिवली, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब आपका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो कोई बॉडी रहेगा उसका मास जो है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो वही अगर निगेटिवली होता इलेक्ट्रॉन लेता तो इंक्रीज कर जाता। ठीक है, नंबर 15 में आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ शॉर्ट डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस r from the center is given by। यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला है E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r cube। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ऑन एक्सियल लाइन। नेक्स्ट लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ शॉर्ट लेग डायपोल एट अ डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंगे तो ये यहाँ पर देख लीजिए 1/r क्यूब, नहीं फॉर्मूला दिख रहा है 2p by r क्यूब, तो r क्यूब के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल या 1/r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया इसका 1/r क्यूब। सेम केस यहाँ भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, उसका भी फॉर्मूला होता है ई, रेफरेंस क्या है, इक्वेटोरियल में होता है p by r क्यूब और एक्सियल में होता है 2p by r क्यूब। दोनों तो r क्यूब ही है, दोनों r क्यूब ही है, तो ये भी r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों, एक में p होता है एक में 2p होता है, बस यही डिफरेंस है। प्रोपोर्शनलिटी का बात करेंगे दोनों में r क्यूब आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए द वैल्यू ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये भी आप लोग को पढ़ाए हैं, एप्सिलॉन r इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ बोल रहा है कि वैक्यूम का लेना है, मतलब मीडियम जो आपका है वो भी एप्सिलॉन नॉट और ये तो एप्सिलॉन नॉट है ही। ये जो है वैक्यूम का परमिटिविटी होता है जिसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी अब इसका हो जाएगा 1। क्लियर है, समझ गए। ये फॉर्मूला से आप इसको देख सकते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी जो है 1 होता है वैक्यूम का या एयर का भी लेते हैं तो 1 ही आता है। अब फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। एक फोर्स 40 न्यूटन का है जो दो चार्ज के बीच में लग रहा है। इफ स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ग्लास विथ एप्सिलॉन r8 व्हाट विल बी द फोर्स। अभी बताया आप लोग को फॉर्मूला F इक्वल्स टू F नॉट बाई के, F इक्वल्स टू F नॉट बाई के को ही बोलते हैं एप्सिलॉन r। के बोलिए या एप्सिलॉन r बोलिए, दोनों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 40 गिवन है,
फोर्स और एप्सिलॉन आर 8 डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा 5, मतलब ये होगा इसका आंसर 5 न्यूटन। क्लियर है? ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल एकदम आपका आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज के बीच में एक चार्ज रखा हुआ है, ये है, इस तरह से ले लीजिए टू चार्जेस। कौन कौन सा चार्ज है? एक चार्ज है आपका 4Q, टू चार्ज 4Q, एक है 4Q और दूसरा चार्ज क्या है Q। दोनों के मिड पॉइंट पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। मिड पॉइंट मतलब दोनों का डिस्टेंस दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा, मिड पॉइंट बीच में हो गया। Q मस्ट बी इक्वल टू, Q क्या होना चाहिए कब? इफ द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज जीरो। इस चार्ज पे, ये Q चार्ज जो आपको दिख रहा है, इस पर नेट फोर्स जीरो है, इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो ये Q का वैल्यू क्या होगा ये आप फाइंड करना है। नेट फोर्स जीरो कैसे होगा पहले वो सोचते हैं। देखिए ये 4Q चार्ज तो आपका गिवन है, ये 4Q चार्ज इस Q चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सपोज दैट फोर्स लगाएंगे F1, ये Q चार्ज को इस Q चार्ज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा इधर, तब ना होगा, दोनों कैंसिल होकर के जीरो। जितना फोर्स Q चार्ज 4Q चार्ज आगे लगाएगा उतना फोर्स ये पीछे लगाएगा, तब दोनों कैंसिल होकर के जीरो होगा। इसका मतलब ये कि निगेटिव होना चाहिए, ये चार्ज क्या होना चाहिए? निगेटिव। निगेटिव होगा तभी ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग का आ गया कि Q होगा निगेटिव। क्लियर है? Q निगेटिव क्यों होगा? ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, इसको अट्रैक्ट करना होगा, और अट्रैक्ट करने के लिए चार्ज को निगेटिव होना जरूरी है, तो निगेटिव आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। उसके लिए देखिए, जो F1 फोर्स है वो 4Q और Q के बीच में लग रहा है, F1 इक्वल्स टू F2 होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच का फोर्स अगर फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या आएगा? K Q1, Q1 आपका 4Q है, Q2 Q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर लीजिएगा तो आ जाएगा 2R, ये 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। F2 आपका क्या है? F2 देखिए, ये दोनों चार्ज के बीच का फोर्स है, तो K Q1 हो गया Q, Q2 हो गया Q बाय डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कीजिए थोड़ा, K कैंसिल करिए, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ पे 4Q बाई 2, 4R स्क्वायर ना, 4R स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो Q इक्वल्स टू क्या आ गया Q, मतलब मैग्नीट्यूड आपका Q आ गया, स्मॉल q। तो मैग्नीट्यूड हो गया स्मॉल q और होगा निगेटिव, इसका मतलब कि माइनस q होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज हो गया आपका माइनस q, मैग्नीट्यूड आया q, साइन होगा निगेटिव तो माइनस q, और कुछ यहाँ प्लस q भी दिया हुआ है लेकिन आपका निगेटिव साइन वाला आंसर होगा, क्योंकि निगेटिव होना इसको जरूरी है, निगेटिव नहीं होगा तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। समझे बात को? ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपने से एक बार आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा। जो बात हम बताए हैं कैसे लिए नेगेटिव और कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड किए हैं उसको आप लोग कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक क्वेश्चन है ये। If an electric dipole is placed in a uniform electric field, it experiences। अभी बताया कि डायपोल को अगर आप फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स उसमें जीरो होगा, फोर्स तो लगेगा नहीं, फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ टॉर्क लगता है ना, तो यहाँ फोर्स ओनली होगा नहीं, नाइदर टॉर्क, ये होगा नहीं, ओनली टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसे लगेगा आप उस बात को भी समझ लीजिए। कैसे भी डायपोल को रखिए, सपोज डायपोल ऐसा रख देते हैं हम, ठीक है, फोर्स डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है प्लस क्यू चार्ज पे, तो आगे लगेगा क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ भी F इक्वल्स टू क्या लगेगा क्यू ई। अब होगा क्या हुआ देखिए, होगा ये कि इस पे फोर्स लगेगा आगे और इस पर फोर्स लगेगा पीछे, इसको ऐसे आप ले लीजिए, इसको खींचिए आगे और इसको खींचिए पीछे, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कि इस पर टॉर्क लग रहा होगा। जब तक टॉर्क नहीं लगे तो बॉडी रोटेट नहीं करता है, तो नेट फोर्स दोनों कट करके जीरो हो ही जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कट के नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन नेट टॉर्क इस पे लगेगा तो यहाँ पे हम लोग लेंगे टॉर्क ओनली, ओनली टॉर्क लगेगा। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर, आवाज आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या होगा? द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज। इक्वेटोरियल लाइन का बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन का अगर लीजिएगा इस तरह से, अभी आप लोग को बताया था डायपोल के बारे में भी, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे फील्ड, फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी पैरेलल मतलब पीछे होगा, इधर इक्वेटोरियल लाइन में फील्ड जो होता है अपोजिट होता है, इधर होगा, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव,
मतलब माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ लगेगा। तो डायपोल मोमेंट हो गया आगे और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पीछे, तो दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा एंटी पैरेलल में, वो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो ये आपका एंगल आ गया 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल लगेगा 180 डिग्री। समझ गए, क्लियर है? ठीक है, क्यों एंटी पैरेलल है उल्टा होगा तो एंगल तो आपका ऐसे रहेगा, एक इधर एक रहेगा इधर, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री, 180 बन रहा है, ये हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ई बाई एम का वैल्यू दिया हुआ है कि बोल रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का। ठीक है, चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला लेते हैं F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो F इक्वल्स टू ई इंटू ई लेंगे। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ई इंटू ई। तो यहां से अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा ई बाई एम। तो यहाँ ई बाई एम का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ई बाई एम का वैल्यू क्या दिया है देखिए 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 50 न्यूटन पर कूलम है। 50 1.7 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 8.5 आ जाएगा, 11 जीरो और एक जीरो ये 12, 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। तो ये हुआ ऑप्शन आपका 8.5 ही कहीं का ऑप्शन का नहीं, 8.8 1.76 दिया हुआ था, 8.8 आ जाएगा, कोई बात नहीं। 8.8 इंटू 10 टू द पावर 12, ऑप्शन और कोई नहीं 12 का, 8.8 इंटू 10 टू द पावर 12, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? अब आगे ये 24, a sphere of 0.2 meter diameter bears 1 microcoulomb charge on it. The maximum electric field intensity at a point due to a sphere will be. देखिए स्फीयर में चार्ज दिया हुआ है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, बोल रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। स्फीयर का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है सेंटर पे, अंदर तो होता है जीरो, अंदर जीरो होता है, इससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ आ गया, स्फीयर के सरफेस पे होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लोग ग्राफ भी ऐसे करके बताए थे, ऐसे मतलब यहाँ पे सरफेस पे होगा मैक्सिमम और बाद में डिक्रीज करेगा। तो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़े हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू आपका चार्ज गिवन है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, और रेडियस डायमीटर है 0.2 मीटर, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे 0.1 हो जाएगा, ये हो गया 0.1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 3, 0.1 का स्क्वायर करिएगा 0.01 आएगा, पॉइंट हटाइएगा नीचे, ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा, मतलब आ गया आपका 9 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। समझ गए, क्लियर है? छोटा सा न्यूमेरिकल से छोटे से फॉर्मूला यूज किए आराम से, बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सरफेस पे मैक्सिमम होता है, तब आप सरफेस पे निकाल दीजिएगा डायरेक्ट। यदि सोचते रह जाइए कहां पर मैक्सिमम होता है पता ही नहीं है, तो सरफेस पे ये पता होना चाहिए, ग्राफ एटलीस्ट आपको दिमाग में होना चाहिए, तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में क्या है, इफ एन इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज चार्ज डेंसिटी रो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r from the center of the sphere will be। स्फीयर के अंदर, स्फीयर के चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब इस तरह का होगा। फिर सोचिएगा कि स्फीयर के अंदर तो फील्ड ही नहीं होता है, होता है, ये चार्ज स्फीयर है, ये अंदर में ऐसे ऐसे चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, तो चार्ज स्फीयर अगर रहेगा, होलो स्फीयर रहेगा, होलो स्फीयर रहेगा तब तो नहीं होगा, स्फीयर का ही ये चार्ज का पूरा एक गोला बना हुआ स्फीयर बना हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डिस्टेंस r पे, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है E इक्वल्स टू रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ जब हम पढ़ा रहे थे, आप लोग आप पढ़े होंगे, तो उसमें गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर जब था, तो उसमें ये लिए थे फॉर्मूला इनसाइड द स्फीयर का, इनसाइड द स्फीयर का होता है फॉर्मूला रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछ देता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी जल्दी दिमाग में नहीं रहता है, क्योंकि इसको सॉल्व करके एक और फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला दिमाग में रहता है, ये फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहता है। इसको याद रखिएगा, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन में है। तो गॉसेस लॉ का कुछ क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है ना क्यूब,
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज, ऑल 6 फेसेस मतलब पूरा क्यूब हो गया, क्यूब में 6 ही फेस होता है, ऑल 6 फेसेस में लेना है। अगर इस तरह से आप ले लिए, ये आपका है क्यूब, क्यूब है, उसकी एक कॉर्नर पे आपको चार्ज रखा हुआ है, एक कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए आपको 8 क्यूब्स का जरूरत पड़ेगा। एक क्यूब इसके साथ इधर लगाना होगा, है ना, एक क्यूब इसके पीछे लगाना होगा, एक क्यूब इसके सामने लगाना होगा, 4 क्यूब हो गया, 4 क्यूब, एक क्यूब के बगल में एक क्यूब, उसके पीछे 2 क्यूब, 4 हुआ, और उसके ऊपर 4 और रख देना होगा, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, टोटल 8 क्यूब्स होगा। तो 8 क्यूब्स का 8 क्यूब्स, है ना, इसका फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कैसा भी शेप हो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस लॉ में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब्स का हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब का कितना होगा, 1 क्यूब का हो जाएगा वन क्यूब का आपका हो जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड हो इधर आकर के, तो ये हो गया आपका ऑप्शन क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, कहां गया क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, टिक किया हुआ नहीं है, ये होगा आंसर, अच्छा टिक किया हुआ है, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, ठीक है। 26 का आंसर सी है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी लोग इसको डायरेक्ट याद रखता है कि 8 कॉर्नर होता है क्यूब का, तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका ये है कि 8 क्यूब्स मिलकर के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब का होगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब्स क्यों आएगा वो जानना आपको जरूरी है। चार्ज को इंक्लोज करने के लिए जो कॉर्नर में रखा हुआ है आपको 8 क्यूब्स का जरूरत है, 4 नीचे और 4 इसके ऊपर, टोटल 8 क्यूब्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। 27 में क्या है, टू थिन एंड इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैव यूनिफॉर्म डेंसिटीज ऑफ चार्ज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन देम। ये भी आपका गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन ही है, ये भी गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है ना। फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट, ऐसे करके एक प्लेन शीट यहाँ पर है, एक प्लेन शीट यहाँ है, इसका है प्लस सिग्मा, इसका है माइनस सिग्मा, आपको बीच में फील्ड फाइंड करना है। तो बीच में फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ही फील्ड देगा, यहाँ पॉजिटिव रख के चेक करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज रख करके ही चेक करते हैं, पॉजिटिव रख करके चेक करिए, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा E1, और ये निगेटिव है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा E2, होगा ना। मतलब यहाँ पे फील्ड अगर आप लीजिएगा तो ऐड करेंगे E1 प्लस E2, ऐड करेंगे E1 प्लस E2, E का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड, इसका भी हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड, ये नहीं कि माइनस सिग्मा आप ले लेंगे, माइनस तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड के लिए पॉजिटिव ही लिया जाता है। तो ये हो गया आपका 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल कर देंगे आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स अपोजिटली चार्ज है ये, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन में आप लोग को बताया हुआ है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट बताया हुआ है कि दो चार्ज प्लेट में सीट रहेगा तो फील्ड बीच में होगा इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बता दिए कि कैसे हो रहा है, अगर आपको याद होगा आप डायरेक्ट कर लीजिएगा आराम से क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कैसे आता है, E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है dV बाय dr, E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है आपका dV बाय dr, dV का dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट होता है वोल्ट, और dr ये डिस्टेंस है इसका क्या होता है मीटर, तो ये हो गया आपका वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्ट पर मीटर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। 29 में है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E एंड मास m is moving in a uniform electric field E, its acceleration will be, इसका acceleration क्या होगा, acceleration के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखिए, acceleration का F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है QE, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा माइनस E इंटू ई, माइनस E इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस E इंटू ई होगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन अगर निकालिएगा तो आप माइनस ई बाई एम, ये हो गया आपका F इक्वल्स टू माइनस ई बाई एम। सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे आराम से आ जाएगा। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, ये डायरेक्ट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट आपका डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये हुआ आपका 30 क्वेश्चन इसका डिस्कशन चैप्टर 1 से। उम्मीद है आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे।